नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान में गहलोत के विश्वास प्रस्ताव की, बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े दावे की, जानेंगे कि महाराष्ट्र में चाचा और भतीजे में क्यों हुआ मनमुटाव और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए क्या रंग लाएगा उपचुनाव। साथ ही बात होगी देश की जनता पर आने वाली एक नई मुसीबत की और आखिर में बात स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड को जून तिमाही में जबरदस्त मुनाफा। निजीकरण की प्रक्रिया में है ये सरकारी तेल कंपनी को बेचने में जुटी है मोदी सरकार। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के आसपास चप्पे चप्पे पर निगरानी, सुरक्षा के किए गए खास इंतजाम। लाल किले के आसपास बनाया गया सिक्योरिटी रिंग, ट्रैफिक नियमों में भी किया गया बदलाव। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का किया लोकार्पण। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी रहे मौजूद। राज्यपाल मुर्मू ने कहा, ये प्रतीक चिन्ह राज्य की पहचान और स्वाभिमान से जुड़ा है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन उतार चढ़ाव के बाद भारी गिरावट पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 433 अंक नीचे 37,877 के स्तर पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 122 अंकों की गिरावट के साथ 11,178 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पिछले एक महीने से राजस्थान की सियासत में जारी उठापटक का दौर आज पूरी तरह से समाप्त हो गया। बीजेपी ने कोशिश तो बहुत की कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी सरकार बना ली जाए, लेकिन राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत ने बीजेपी की सभी चालों को फेल कर दिया और सदन का विश्वास हासिल करके दिखा दिया कि राजस्थान की राजनीति में फिलहाल उनका कोई तोड़ नहीं है। राजस्थान में आज की राजनीतिक हलचल पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये दोस्ती की वो तस्वीरें हैं जिसने बता दिया कि जब मिलते हैं हाथ तो बनती है बात और दुश्मन के अधूरे रह जाते हैं ख्वाब। जी हां, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की इस जोड़ी ने आज एक बार फिर बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। वैसे तो ये बात पहले ही साफ हो गई थी कि सचिन पायलट के वापस आने के बाद गहलोत की सरकार पर आया संकट खत्म हो चुका है, लेकिन बीजेपी को फिर भी उम्मीद थी कि आज विधानसभा में कुछ तो नाराजगी दिखेगी। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एक सुर में कहा कि सरकार कहीं नहीं जाएगी। जहां गहलोत ने इशारों ही इशारों में पीएम मोदी और अमित शाह को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि ना शाह की चली और ना ही तानाशाही चली, वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट ने भी कहा कि जब तक मैं बैठा हूं तब तक ये सरकार कहीं भी नहीं जाएगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की इसी दोस्ती की वजह से आज सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। सदन में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों में खुशी की लहर देखी गई। वहीं अब राजस्थान में 21 अगस्त तक सदन को स्थगित कर दिया गया। इस जीत के बाद गहलोत गदगद दिखाई दिए। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज बीजेपी में लोग बगुला भगत बन रहे हैं। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। मैं 69 साल का हो गया, 50 साल से राजनीति में हूं और आज लोकतंत्र को लेकर चिंतित हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं आपको कहता हूं कि मैं राजस्थान की सरकार को गिरने नहीं दूंगा। अब जब जीत मिली है तो ये खुशी तो बनती है, लेकिन इस जीत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी अहम भूमिका निभाई है। राहुल और प्रियंका की एंट्री के बाद ही पायलट ने अपने विधायकों के साथ कांग्रेस में फिर से लैंड किया है और गहलोत से दोस्ती का हाथ मिलाया है, जिसकी बदौलत आज सरकार बच गई और बीजेपी की चाल फेल हो गई। अब देखना होगा कि क्या सचिन पायलट को अपने सारे पद वापस कब तक मिलते हैं। तो चलिए अब राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आदित्य। राजीव जी, राजस्थान में बीजेपी की पूरी रणनीति धरी की धरी रह गई और अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचा ले गए। जिस किसी राज्य में विपक्ष की सरकार है वहां बीजेपी द्वारा उसे गिराने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी सफल भी रही, लेकिन राजस्थान में बीजेपी को सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन क्या इस तरह एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करना उचित है? जी आदित्य, वाकई अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर साबित हुए हैं, जिन्होंने मुसीबतों से घिरी अपनी सरकार को आखिरकार बचा ही लिया। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है आदित्य कि क्या इससे लोकतंत्र भी हमेशा के लिए सुरक्षित हो पाया है, यह भी हमें देखना होगा। यह कितनी गलत बात है कि जनता ने जिसे बहुमत देकर शासन सौंपा, उस जनादेश को खरीद फरोख्त की राजनीति के जरिए अपमानित किया जाए। दल बदल पहले भी होते रहे हैं और कुर्सी की लालच में नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी में शामिल होते रहे हैं, लेकिन एक साथ कई कई विधायकों को लालच देकर तोड़ना और फिर उन्हें गुलामों की तरह कहीं दूर बंधक बनाकर रखना बहुत अशोभनीय लगता है। सरकारें पहले भी गिरती रही हैं या सत्तारूढ़ दल को परेशान करने का सिलसिला पहले भी चलता था, लेकिन बीते कुछ सालों में ऐसी घटनाएं बार बार हुई हैं और इससे जनता का भरोसा राजनीतिक मर्यादाओं से खत्म हुआ है। मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, इन तमाम प्रदेशों में भाजपा विपक्ष में बैठने के जनादेश के बावजूद सत्ता में आ ही गई। हमारे प्रधानमंत्री का स्वच्छता पर बहुत जोर रहता है आदित्य, हम देखते हैं, लेकिन अगर हमारे
हमारे प्रधानमंत्री संपूर्ण स्वच्छता चाहते हैं तो उन्हें राजनीति में फैलती जा रही इस गंदगी को सबसे पहले दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसीलिए देश के किसी भी राज्य में अगर सत्ता के लिए हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो भाजपा की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस गलत आदत को बढ़ने न दे। मगर अभी भाजपा का रवैया बिल्कुल ऐसा है आदित्य, जैसे माझी को नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। बहरहाल राजस्थान से भाजपा को सबक मिल गया होगा कि हर बार जीत उसी की नहीं होगी, लेकिन राजनीति में हार का स्वाद चखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राज्य की सियासत गर्माती जा रही है। जहां विपक्षी महागठबंधन और सत्ता पक्ष के गठबंधन के बीच एक दूसरे को घेरने की कोशिशें तो हो ही रही हैं, वहीं दोनों ही गठबंधनों के अंदर भी रसाकसी चल रही है और इसकी वजह है सीटों का बंटवारा। दरअसल अब कांग्रेस ने आरजेडी के सामने ऐसी मांग रख दी है जिससे दोनों दलों में बात बिगड़ सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी महागठबंधन में अब तक सार्वजनिक तौर पर भले ही सीटों के विभाजन का फॉर्मूला तय नहीं हुआ हो, लेकिन अंदर खाने सीटों को लेकर सियासी दलों में शोर सुनाई दे रहा है। गठबंधन में शामिल दलों के बीच कई दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन अंतिम निर्णय अब तक सामने नहीं आया है। जहां मांझी अपनी अलग नैया चलाने की बात कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस और आरजेडी भी अपना अलग राग अलाप रहे हैं। जी हां, दोनों ही दल ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने 243 विधानसभा सीटों में से 80 सीटों पर दावा ठोक दिया है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी कम से कम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे कम सीटों पर पार्टी चुनाव मैदान में नहीं जाएगी। उन्होंने अपनी मांग से पार्टी आलाकमान को भी अवगत करा दिया है। सदानंद सिंह ने कहा है कि हमारी 80 सीटों की मांग कोई नई नहीं है। हाल में पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के साथ हुई बैठक में भी ये मुद्दा उठाया गया था। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। पिछले चुनाव में महागठबंधन में जनता दल यूनाइटेड भी सहयोगी था, लेकिन इस बार जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में उसकी हिस्सेदारी वाली सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी बनती है। वहीं कांग्रेस की मांग पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक बहुत कुछ साफ नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग एक मजबूत गठबंधन चाहते हैं। अब आरजेडी तो मजबूत गठबंधन की बात कह रही है, लेकिन कांग्रेस के दावे से अन्य छोटे दल सख्ते में आ गए हैं। वैसे सूत्रों का यह भी कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस 163 और 80 का फॉर्मूला बनाकर सीट बंटवारे के सौदे के करीब पहुंच गए हैं। आरजेडी अपने 163 सीटों के कोटे से विकासशील इंसान पार्टी समेत महागठबंधन के अन्य दलों को समायोजित करने की कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को साधेगी। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार में 243 विधानसभा सीटों में से 81 पर आरजेडी और 27 पर कांग्रेस का कब्जा है। अब देखना होगा कि महागठबंधन में सीटों का गणित कैसे बैठता है। जहां बिहार में कांग्रेस की मांग से महागठबंधन में परेशानी हो सकती है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की एक और सहयोगी परेशान दिख रही है। महाराष्ट्र की सत्ता में रसूख रखने वाले पवार परिवार में ही इस समय रस्साकसी देखी जा रही है। दरअसल शरद पवार ने सार्वजनिक तौर पर अपने नाती और भतीजे अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के बारे में ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे अजीत पवार नाराज हो गए, और ये नाराजगी सरकार की मुसीबत ही ना बन जाए। देखिए रिपोर्ट। शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार भले ही आपस में अच्छे रिश्तों का दावा करते हों, लेकिन सियासत ऐसी चीज है जिसकी वजह से दूरियां आ ही जाती हैं। जब से एनसीपी प्रमुख ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश की है, तब से चाचा भतीजे के रिश्ते में खटास आ गई है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब शरद पवार ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाती और भतीजे अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के बारे में टिप्पणी कर तकरार को सबके सामने ला दिया है। शरद पवार ने सबके सामने पार्थ को अपरिपक्व बता दिया है। कहा जा रहा है कि पवार के बयान से सिर्फ पार्थ पवार ही नहीं, बल्कि उनके पिता अजीत पवार भी नाराज हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अजीत पवार इस बयान को लेकर शरद पवार से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत हो नहीं पा रही है। लेकिन अब परिवार के मुखिया शरद पवार की बेरुखी से आहत पार्थ पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी सुप्रिया सुले ने उठा ली है। सुप्रिया सुले अजीत पवार से मिलने सीधे मंत्रालय पहुंच गई। हालांकि उन्होंने कहा कि वो अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र बारामती से संबंधित किसी काम के लिए अजीत पवार से मिलने आई हैं। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक स्तर पर चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच शाम को पार्थ पवार अपनी बुआ सुप्रिया सुले से मिलने शरद पवार के बंगले सिल्वर ओक पर पहुंचे। इसके बाद कहा जा रहा है कि पवार परिवार में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन इससे पहले तेजी से ये खबर फैल रही थी कि पार्थ पवार शरद पवार के बयान से आहत हैं और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं।
परिवार में जारी मनमुटाव का फायदा लेने के लिए बीजेपी ने दावा किया था कि एनसीपी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। हालांकि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन पवार परिवार में जारी तकरार न सिर्फ पार्टी के लिए परेशानी का सबब है, बल्कि सत्ता पर भी इससे संकट आ सकता है। शरद पवार को जल्द ही परिवार के मनमुटाव पर विराम लगाना होगा, नहीं तो विरोधी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। महाराष्ट्र में पवार परेशान हैं, तो उससे सटे मध्य प्रदेश में भी बीजेपी परेशानी में दिख रही है, क्योंकि यहां 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी ने उपचुनाव की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी है। पार्टी का यह फैसला कई नेताओं को हजम नहीं हो रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने जोड़ तोड़कर फिर से सत्ता में कमल तो खिला दिया, लेकिन अब भी शिव का सिंहासन डोल सकता है। इसीलिए बीजेपी उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ है कि अगर इस चुनाव में नैया पार नहीं लगी तो सत्ता हाथ से फिसल सकती है। यही वजह है कि उसने कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में आए सिंधिया को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी सिंधिया के जरिए पार्टी का प्रचार प्रसार करने में जुटी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 अगस्त को इंदौर उज्जैन के दौरे पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए सिंधिया का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अपने प्रवास के दौरान वो इंदौर और उज्जैन में कई भाजपा नेताओं से उनके घर पर जाकर मुलाकात करेंगे। इंदौर में सुमित्रा महाजन यानी ताई और कैलाश विजयवर्गीय यानी भाई के घर जाने का भी प्रोग्राम है। इसके अलावा वो इंदौर में तीसरी ताकत बने सांसद शंकर लालवानी के घर भी जाएंगे। मालवा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इन तीनों नेताओं की अहम भूमिका होगी। सिंधिया का खासा फोकस मालवा के उन 7 सीटों पर है जहां अब उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें भी सांवेर सीट अहम है, जहां से उनके खासम खास तुलसीराम सिलावट दल बदलने के बाद अब बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं। सिंधिया अपने दौरे के दौरान मालवा की राजनीति के सारे धुरंधरों और धुरी से मिलेंगे। सिंधिया के इस दौरे से साफ है कि वो बीजेपी की साख बचाने के साथ साथ अपने सबसे करीबी की लाज बचाने में भी जुटे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब की बार जनता सिंधिया पर भरोसा जता पाएगी। क्या जनता तुलसी सिलावट को फिर से अपने करीब ला पाएगी? क्योंकि जब सिलावट कांग्रेस में थे तब भी जनता ने उन पर विश्वास जताया था, लेकिन अब वो पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी पर संकट के बादल बरकरार हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सिंधिया की वजह से ही बीजेपी सत्ता से हाथ धो बैठे। जहां सिंधिया को लेकर बीजेपी में परेशानी दिख रही है, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार के कुछ फैसले अफसरशाही को रास नहीं आ रहे हैं और अब कई अधिकारियों ने सरकार खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इस बार विवाद कैग प्रमुख की नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ है। आईएएस अधिकारी जीसी मुर्मू को अचानक उपराज्यपाल पद से हटाकर सरकार को उन्हें अगले ही दिन कैग का प्रमुख बनाना कई सवालों को जन्म दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? क्या मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाने के लिए सरकार ने मुर्मू से पद खाली करवाकर उन्हें कैग प्रमुख बनाया है? आखिर क्या वजह है कि वरिष्ठ अफसरों को दरकिनार कर सरकार ने मुर्मू से चट त्यागपत्र लिया और पट उनकी नियुक्ति कर दी? यही सवाल उठाकर IAS यानी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। दरअसल इस नियुक्ति से एक बार फिर IAS अधिकारियों पर IAS अधिकारियों को तरजीह दी गई है। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार करीब 6 IAS अधिकारियों पर गिरीश चंद्र मुर्मू को तरजीह देते हुए कैग नियुक्त किया गया है। सरकार ने जीसी मुर्मू को ऐसे वक्त कैग प्रमुख बनाया है जब IAS के 1983 बैच के अधिकारी वी रविचंद्रन, रॉय एस मथरानी और सुधा कृष्णन डिप्टी कैग के पद पर काम कर रहे हैं और फिलहाल डेपुटेशन पर स्पेस कमीशन में कार्यरत हैं। वहीं IAS के 1984 बैच के 3 अधिकारी और डिप्टी कैग मीनाक्षी गुप्ता, सरोज पुनहानी और गार्गी कौल भी डेपुटेशन पर रक्षा मंत्रालय में काम कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार ने इन्हें दरकिनार कर दिया और पूर्व उपराज्यपाल और 1985 बैच के IAS अधिकारी जीसी मुर्मू को कैग नियुक्त कर दिया। इस नियुक्ति के बाद IAS और IAS अधिकारियों के बीच की नाराजगी उभर गई है। अब मोदी सरकार को इस परेशानी को जल्दी हल करना होगा। वैसे देश में परेशानियां कई हैं जिनका जल्दी समाधान सरकार को करना होगा। उनमें से एक महंगाई भी है जो तेजी से बढ़ती जा रही है। एक तरफ स्वास्थ्य मुसीबत और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, ऐसे में बढ़ती महंगाई लोगों को और डरा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। बेरोजगारी बेहिसाब है, महंगाई अपरंपार है। अब जनता पूछ रही है कि साहब जिए तो जिए कैसे इस हालात में। लेकिन मोदी सरकार को देश की कोई सुध नहीं है। जी हाँ, सरकार की ओर से जारी आंकड़ों ने लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में खुदरा महंगाई बढ़कर 6.93% हो गई है। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से महंगाई दर बढ़ी है। इससे पहले जून महीने में ये आंकड़े 6.23% थे। ये लगातार दूसरा महीना है जब खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर रही है। वहीं खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा दर्ज किया गया है। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर जुलाई के दौरान 4.08% थी। यह आंकड़ा जून में 2.04% था। हालांकि जुलाई में ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति घटकर 9.8% रह गई,
जो इससे पिछले महीने में 13.60% थी। ये सारे आंकड़े ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब तमाम रेटिंग एजेंसियां आशंका जाहिर कर चुकी हैं कि महामारी की वजह से इस साल भारत की जीडीपी में आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। खुद भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस साल जीडीपी में भारी गिरावट आएगी। जनता की जेब लगातार ढीली होती जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार स्थिति कब सुधरेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात स्वतंत्रता दिवस के समारोह की तैयारियों की। देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन इस बार का आयोजन हर साल से थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि इस साल देश स्वास्थ्य मुसीबत से गुजर रहा है। तो कैसी चल रही है स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किला के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इसके लिए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में एहतियात के तौर पर स्थानीय पुलिस, सुरक्षा कर्मी, यातायात, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सेना और एसपीजी कमांडो की तैनाती की गई है। साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। एक इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद लाल किले और इसके आसपास दिल्ली पुलिस के हजारों कर्मचारी और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। लाल किले के हर नुक्कड़ और कोने में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके साथ ही इलाके में इमारतों की छतों पर भी राइफलों के साथ सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। लाल किले के आसपास एक सिक्योरिटी रिंग बनाई गई है, जिसमें एनएसजी के स्पाइनर, एलीट स्वात कमांडो और काइट कैचर्स की टीम को भी लगाया गया है। इसके अलावा करीब 4000 सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लाल किले के पास पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी है, जिसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों को रेलवे स्टेशन के साथ ही ट्रैक पर तैनात किया गया है। 15 अगस्त की सुबह 7:15 से 9:15 तक लाल किले के पास से गुजरने वाली ट्रैक पर आवाजाही बंद रहेगी। सुरक्षा बलों की नजर आसमान पर भी है। इसके अलावा पुलिस की ओर से अभियान भी चलाए जा रहे हैं। होटल की तलाशी ली जा रही है और संदिग्ध लोगों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही मौजूदा स्वास्थ्य हालात को देखते हुए आयोजन स्थल पर तैनात सुरक्षा कर्मी पीपीई किट में नजर आएंगे। आपको बता दें कि पहले जहां लाल किले में ऊपर दोनों ओर करीब 900 से 1000 वीवीआईपी बैठते थे, वहीं इस बार सिर्फ 200 से 250 वीवीआईपी होंगे और उन्हें नीचे बैठना होगा। दर्शक दीर्घा में सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करना होगा। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दोपहर में राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स पर मुख्य फोकस होगा। हेल्थ सेक्टर के लोगों और मेडिकल प्रोफेशनल्स को आमंत्रित किया जाएगा। दिन भर की बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।